रायबरेली में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विभिन्न पार्टियों में उथल-पुथल मची हुई है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक और विधायक मनोज पांडे ने सपा को बड़ा झटका दिया है। राज्यसभा के चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी के सचेतक मनोज पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि अब रायबरेली से लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा से उम्मीदवार भी मनोज पांडे को बनाया जा सकता है। रायबरेली में होने वाली चुनावी लड़ाई में अब और दिलचस्प हो गई है। जिस तरह से रायबरेली में एक दूसरे के धर विरोधी कहे जाने वाले नेता अब एक ही मंच पर साथ नजर आएंगे, माना यह भी जा रहा है कि ऊंचाहार के सपा से विधायक रहे मनोज पांडे को केंद्रीय स्तर से टिकट दिया जा सकता है। भाजपा ने भी बड़ा दांव खेलते हुए सपा के मुख्य सचेतक को अपने पाले में ले लिया है। लोगों का यह भी कहना है कि मनोज पांडे काफी दिनों से भाजपा में जाने की कयास में लगे थे। दिग्गज नेताओं का पार्टी छोड़ने के बाद अब एक दूसरे के धुर विरोधी कहे जाने वाले विधायक अदिति सिंह भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस से आई थी, वहीं राज्य मंत्री उद्यान दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस से आए थे। ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे जो सपा विधायक हैं, इन सब पर चर्चा करने के लिए चुनावी गणितज्ञ विजय विद्रोही के साथ हमारे न्यूज नेशन टीम ने धुआंधार इंटरव्यू किया है। क्या कुछ कहा विजय विद्रोही ने लोकसभा चुनाव को लेकर, सुनिए। लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक होती जा रही हैं, वैसे वैसे पार्टियों में बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कहीं कोई पार्टी छोड़ रहा है तो कोई दूसरी पार्टी में जा रहा है। इसी तरह रायबरेली ने एक बार फिर सपा को बड़ा झटका दिया है। यहाँ मुख्य सचेतक जो ऊंचाहार के विधायक भी हैं, उन्होंने राज्यसभा चुनाव से पहले ही पार्टी को छोड़ दिया है और भाजपा में जाने की कयास लगा रहे हैं। सुना ये भी जा रहा है कि अब वो यहाँ लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के दावेदार भी होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ नेता और किसानों के हितों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ने वाले विजय विद्रोही जी हैं। हम उनसे समझेंगे कि आखिर जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, कितना जो है इतने मजबूती से भाजपा लड़ेगी और कांग्रेस भी इसको कितना टक्कर दे पाएगी। जी दादा, देखिए, ये जो दल बदल है ये पूरे देश में है और भाजपा के पास चूँकि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए, बहुत बेनामी चंदे के ज़रिए, और इस देश में चूँकि सार्वजनिक संपत्तियों का जिस तरह से कुछ चंद घरानों के हाथ कौड़ियों के दाम में स्थानांतरण हुआ है, तो उससे बहुत अकूत धन भाजपा ने कमाया है। तो उस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है और ख़ास तौर से राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में तो खरीद फरोख्त एक बड़ा मामला रहा है। तो ये कोई आस्थाओं का मामला नहीं है कि लोग दल बदल रहे हैं और दल बदल करके वोट आस्था के नाम पे कहीं देने जा रहे हैं। वो ज़माना ख़त्म हो गया जो दिल की आवाज़ और आस्था के नाम पर लोग दल बदल लेते थे। अभी सब माल के नाम पर वोट का हिसाब किताब हो रहा है। तो ये एक खरीद फरोख्त है, हार्स ट्रेडिंग है। संजय सेठ को जिताने के लिए जो एक अलग से कैंडिडेट दिया है बीजेपी ने, उस कैंडिडेट को जिताने के लिए हार्स ट्रेडिंग हो रही है। और दिल्ली से लेकर के यूपी तक पूंजीपतियों ने, भाजपा समर्थक पूंजीपतियों ने और भाजपा ने अपना खजाना खोल दिया। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद जो दोनों कट्टर विरोधी कहे जाते थे, आज ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे ने भी सपा का साथ छोड़ दिया है। ऊंचाहार के साथ फिर एक बार छलावा हो गया है। देखिए जनता तो हमेशा चली ही जाती है और वो ये तो बहुत दिन से भीतर भीतर गणित पक रहा था। ये जब स्वामी प्रसाद मौर्य पर बहुत हमला हो रहा था, स्वामी प्रसाद मौर्य एक बात कह रहे थे, वो जो इस देश के अंदर खासतौर से रिलीजियस कुछ बहस चल रही थी, इस देश के अंदर धार्मिक बहस चल रही थी। उस बहस में जिस तरह से किसी एक ही दल के अंदर रहते हुए बहुत अपमानजनक ढंग से मलिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हो रहा था और वो इन्हीं महोदय द्वारा किया जा रहा था। तो उससे ही लग रहा था कि वो चाह रहे थे कि समाजवादी पार्टी का जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो इनको निलंबित कर दे या इनका निष्कासन कर दे, तो कम से कम इनका विधायक ही बचा रहे। इसलिए वो डिफेक्शन करने से पहले उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को गाली गलौज करने के बहाने उसको अपमानित करने, उसके बारे में बहुत पागल और विक्षिप्त इस तरह का टिप्पणी करके एक परिस्थिति पैदा की थी कि सपा का जो टॉप लीडर है, वो लीडरशिप है, वो उनको पार्टी से बाहर करे। तो वो उसमें खामोश रह गए। बाकी स्वामी प्रसाद क्यों बाहर गए हैं वो भी धीरे से पता लगी जाएगा, कौन कहाँ क्यों जाता है। ये आस्थाओं का सवाल नहीं है। इस देश के अंदर पॉलिटिक्स में अभी कोई नैतिकता नहीं बची है।
कि कोई राजनीतिक नैतिकता के सहारे लोग इधर से उधर जा रहे। ये हॉर्स ट्रेडिंग है, लोगों का अपना निजी व्यवसाय है और सत्ता दरअसल में पैसा बनाने की मशीन है। भाजपा के पास इतने बड़े नेता होने के बाद भी सपा से उठाकर मनोज पांडे को भाजपा के रथ पे सवार करना कहां तक सही है? वो देखिए, ऐसा है कि अगर आप ये कहेंगे तो आदर्श घोटाला का जो अभियुक्त था महाराष्ट्र में अशोक चौहान, जिसके खिलाफ भाजपा 20 साल से लड़ रही थी, उसको उसने अपना राज्यसभा में भेज दिया अपने कैंडिडेट बना के। शाम को कांग्रेस छोड़ा, सवेरे वो भाजपा का कैंडिडेट हो गया। ये सब चलता रहता है भारतीय राजनीति में और ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। ये तो दरअसल में खासतौर से समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को आत्ममूल्यांकन करना चाहिए कि वो किस तरह के लोगों को ढोते रहे हैं और किन लोगों को उन्होंने मोती खिलाए हैं। जो निर्णायक दौर में जब बहुत ज़रूरत है इस देश में फांसीवाद से लड़ने की, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने की, वो लोग पाला बदल करके समाजवादी खेमे से जाकर के वो सांप्रदायिक ताकतों के साथ जाकर खड़े हो जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी को आत्ममूल्यांकन करना चाहिए। अच्छा, अब रायबरेली वासियों की तरफ से एक सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि विधायक मनोज पांडे, अदिति सिंह और दिनेश अब एक ही मंच पर देखे जाएंगे और कयास भी लगाए जा रहे हैं कि शायद दिनेश जी यहाँ से रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। राघवेंद्र भी दावेदार थे और अजय अग्रवाल भी मेहनत कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इन सबके बीच में कौन जो है पार्टी का कर्णधार होगा? ये देखिए, ये भाजपा के भीतर का मामला है, इस बारे में हम क्या कह सकते हैं। बहरहाल एक बात आप जान लीजिए, चुनाव चाहे जो लड़े, यहाँ कोई और बोलिए और भी ले आइए और जो कोई अगर हो तो उसको भी सबको ले जाइए। ये 3-4 विधायक अभी बचा है, 3 विधायक समाजवादी पार्टी का, इसको भी भाजपा में शामिल कर लीजिए। यहाँ जनता बनाम पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जनता बनाम नरेंद्र मोदी चुनाव है। ये किसी पार्टी बनाम चुनाव नहीं है, अभी जनता बनाम नरेंद्र मोदी चुनाव है। और इस चुनाव में जब कोई लीडरशिप विकल्प में नहीं दिखाई पड़ती है तो जनता खुद विपक्ष बन जाती है। और आज पूरे देश के पैमाने पर, चाहे वो रायबरेली हो और चाहे वो दिल्ली का बॉर्डर हो, पूरे देश में, चाहे इलाहाबाद का जो है लोक सेवा आयोग का ऑफिस हो और चाहे लखनऊ का इको गार्डन, कहीं नौजवान लड़ रहा है, कहीं छात्र लड़ रहा है, कहीं किसान लड़ रहा है, कहीं मजदूर लड़ रहा है। तो ये सारे आज खुद विपक्ष बने हुए हैं। तो वो बीत गया समय, बहते पानी में आप एक ही बार नहा सकते हैं और वो 2014 और 2019 में आपने स्नान कर लिया है और गंगा में बहुत पानी बह गया है। अब की बार 24 नए हालात लेके आएगा। तो क्या दिनेश प्रताप सिंह का आपका छोटा हो जाएगा मनोज पांडे के आने के बाद से? ये कद उन पार्टियों में रहे, रुपया कद बढ़ाता है। बहुत सारे लोग हैं समाजवादी पार्टी में ही, बहुत सारे लोग हैं जो पूरा जीवन दे दिए और लड़ते रहे, लाठी डंडा गोली जेल, उनका कोई कद नहीं बढ़ा। बहुत अच्छे एक्टिविस्ट हैं, कार्यकर्ता हैं, ओपी यादव जैसे लोग, उनको कोई नहीं पूछता है। अभी कोई पैसा लेके आ जाए, बंदूक लेके आ जाएगा तो वो उसका कद बढ़ जाएगा। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में कद वद नहीं होता है। कितना माल आपके पास है, कितना आपके पास बाहुबल है, कितना ताकत है आपके पास, कितना जातियों को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये सब चीज़ें तय करती है, बाकी और कोई मापदंड नहीं है। आखिरी सवाल है दादा, कांग्रेस और भाजपा में कौन जो है उम्मीद मतलब आएगा सामने? महागठबंधन कांग्रेस आएगी। हाँ, महागठबंधन कांग्रेस अगर कैंडिडेट देगी, हम कह रहे हैं समाजवादी पार्टी भी यहाँ कैंडिडेट दे, कोई आ जाए कैंडिडेट महागठबंधन।